नमस्कार दोस्तों। अभिनय टॉक्स के इस कहानी सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी चंबल के एक ऐसे डकैत की है जिसके खौफ से चंबल के आसपास के इलाके में महिलाओं के साथ रेप और बदसलूकी की घटनाएं बिल्कुल कम हो गई थी। ऐसा कहा जाता है इस डकैत ने एक फरमान जारी कर दिया था कि अगर कोई भी इंसान किसी महिला के साथ रेप या कोई गलत हरकत करता हुआ पाया गया तो उसको बीच चौराहे पर खड़े करके गोली मार दी जाएगी। हम आज की कहानी की सीरीज़ में बात कर रहे हैं चंबल के कुख्यात डाकू मलखान सिंह के बारे में। मलखान सिंह का जन्म भिंड जिले के बेवाल गांव में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है। कहा जाता है कि इस गांव में एक पुरोहित परिवार हुआ करता था और इस गांव की 75% जमीन पर उसी पुरोहित परिवार का कब्जा था। ज़्यादातर जो ज़मीन पुरोहित परिवार के पास थी वो गरीबों से छीनी हुई थी। और उस गांव में एक मंदिर भी था और उस मंदिर के जो आसपास का एरिया था वो तकरीबन 100 बीघा का एरिया था। 100 बीघा ज़मीन उस मंदिर के एरिया में थी आसपास में, और उस पर भी अवैध रूप से उसी पुरोहित परिवार का कब्जा था। उसी गांव के एक निचली समाज के एक 17 साल के लड़के ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए इस चीज़ का विरोध करा। उस 17 साल के बच्चे को ये बात बहुत चुभती थी कि एक गांव की मंदिर की सार्वजनिक जमीन पर किसी एक परिवार विशेष का कब्जा है। उसने इस बात का भयंकर विरोध कर डाला। और उस बच्चे का नाम था मलखान सिंह। मलखान सिंह 17 साल का था तभी उसे गांव के पुरोहित परिवार की मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। गांव वालों ने जागरूक करने के लिए उसने गांव में पुरोहित परिवार के खिलाफ पंचायत का चुनाव भी लड़ा। इसके बाद पुरोहित परिवार का मुखिया कैलाश पंडित मलखान का दुश्मन बन गया और एक दिन पुलिस से कहकर उसे जेल में बंद करवा दिया। पुलिस ने मलखान की बहुत ज़्यादा मार लगाई और मार लगाने के बाद उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। जब पुलिस से छूटकर मलखान गांव में आया, मलखान ने फिर इसी चीज़ का विरोध उठाना शुरू कर दिया और जेल से छूटने के बाद मलखान ने पंचायत का चुनाव फिर से लड़ा और कैलाश पंडित के खिलाफ, जो कैलाश पंडित था पुरोहित परिवार का मुखिया, उसके खिलाफ खुलकर बोलने लगा। इस बात से चिढ़कर कैलाश पंडित ने इस बार मलखान के ऊपर एक मर्डर का इल्ज़ाम लगवा दिया। ये जो कैलाश पंडित था, इसके संपर्क मध्य प्रदेश सरकार में बहुत ऊपर तक थे। कहते हैं इसके जो चाचा थे वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे। एक दिन भरी पंचायत में सिंध नदी के किनारे मंदिर की 100 बीघा जमीन का मुद्दा उठा जिस पर कैलाश पंडित ने कब्जा कर रखा था। मंदिर की जमीन को कैलाश कब्जे से छुड़ाने के लिए मलखान ने मुहिम छेड़ दी। कैलाश इस मुहिम से इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने मलखान के खिलाफ अपने जो मंत्री थे चाचा, उनका सहारा लेकर मर्डर केस में अंदर बंद करा दिया। इन आरोपों के बाद पुलिस ने बिना देरी किए मलखान के घर पर छापा मार दिया और उसे गांव वालों के सामने से पीटते हुए अपने साथ ले गई। यह सब जानबूझकर किया जा रहा था ताकि मलखान फिर कभी कैलाश के खिलाफ मुंह न खोल सके। मलखान नहीं माना। इसी बीच मलखान पर कैलाश पंडित के खास आदमी की हत्या का आरोप लगा दिया गया। अब मलखान की बर्दाश्त की सारी हदें पार हो गई थी और मलखान भीड़ की तरफ निकल पड़ा। चंबल पहुंचने के बाद मलखान ने अपने चचेरे भाई और दोस्तों के साथ मिलकर एक गैंग बना ली, लेकिन उसके पास हथियार नहीं थे। मलखान की गैंग में दर्जनों अपहरण और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया और पैसे को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उस इकट्ठे करे हुए पैसे से उन्होंने हथियार खरीदे। अपनी गैंग मजबूत करने के बाद एक रात मलखान कैलाश के घर पहुंच जाता है। हाथ वाले स्वीपर से कैलाश पंडित को लड़काता है। जैसे ही कैलाश पंडित बाहर आता है, मलखान और उसकी गैंग उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है।
हालांकि कई गोलियां लगने के बाद भी कैलाश पंडित जो है भागने में सफल रहता है और बच निकलता है। इसके बाद मलखान के खौफ से कैलाश पंडित गांव ही छोड़कर भाग जाता है। कैलाश के घर गोलीबारी करने के बाद पुलिस लगातार मलखान को ढूंढ रही होती है, इसलिए मलखान के पास वापस गांव आने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। मलखान अपनी गैंग के साथ लूट, अपहरण और हत्याएं जारी रखता है। कहते हैं मलखान ने कुछ ही समय में इतने अपहरण कर लिए थे कि जितने चंबल के इतिहास में किसी डाकू ने नहीं किए थे। अब मलखान की गैंग अमीर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी गैंग के सदस्यों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। पूर्व पुलिस अधिकारी अशोक भदौरिया एक इंटरव्यू में बताया कि उसकी गैंग के सदस्य की संख्या 100 से ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन इन 100 लोगों में ऊंची जाति का एक भी व्यक्ति नहीं था। गैंग बड़ी होने के साथ मलखान का दायरा भी राज्यों तक फैल जाता है। उसका दायरा जो 3 राज्यों तक फैल जाता है। उसकी गैंग भींड, मुरैना, इटावा, जालौन, आगरा और धौलपुर तक एक्टिव रहने लगती है और एक से बढ़कर एक वारदातों को अंजाम देने लगती है। 70 के दशक में मलखान सिंह और उसकी गैंग के पास सेल्फ लैंडिंग अमेरिकन राइफल थी, इटालियन दूरबीन थी, जिससे वह दूर बैठकर पुलिस की गतिविधि को देखा करता था। इसके अलावा उसके पास AK-47 कार्बिन जैसे हथियार की भरमार थी। मलखान अपने एक हाथ में अमेरिकन राइफल और दूसरे हाथ में लाउड स्पीकर लेकर चलता था। उसकी गैंग में 20 ऐसे लोग थे जो मलखान के लिए किसी भी वक्त जान देने के लिए तैयार रहते थे। मलखान का जो भी सदस्य उससे गद्दारी करता था, मलखान उसे मौत के घाट उतार देता था। 70 के दशक में चंबल में एक और भी कई डाकुओं की गैंग एक्टिव हुआ करती थी। उन सभी को मलखान के बढ़ते वर्चस्व से इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। इसी के चलते आए दिन दूसरे डाकुओं के साथ मलखान की मुठभेड़ होती रहती थी। मलखान उन डाकुओं के हाथ पैर में गोली मारकर जिंदा छोड़ देता था, जिसके चलते बाकी डाकुओं के दिल में भी मलखान के लिए इज्जत बढ़ने लगी और सब मिलकर उसे दस्यू किंग कहकर बुलाने लगे। उसी दौरान नई नई डाकू बनी थी फूलन देवी, और वो भी मलखान की इज्जत किया करती थी। दरअसल मलखान सिंह उसूलों पर चलने वाला और दरियादिल इंसान था। मलखान से जुड़ा एक वाक्य भी बहुत चर्चित है। एक दिन मलखान की पुलिस से मुठभेड़ होती है। पुलिस का एक सिपाही उसकी पकड़ में आ जाता है। गैंग उस सिपाही को मारने को आतुर थी। दशहरे का दिन था। मलखान गैंग से कहता है, इसको मारने से इसके बीवी बच्चे बिना मरे मर जाएंगे, इसको छोड़ दो। बाद में वो सिपाही ट्रांसफ़र ले लेता है ताकि उसे मलखान के खिलाफ किसी कार्रवाई का हिस्सा न बनना पड़े। वो इतना प्रभावित हो गया था मलखान से। मलखान ने अपनी गैंग के लिए कायदे कानून भी तैयार किए थे, जो बाकी डाकुओं की गैंग से बिल्कुल अलग थे। सबसे बड़ा नियम तो ये था कि वो अपनी गैंग का कोई भी सदस्य किसी लड़की पर गंदी नजर नहीं डालेगा। उसकी गैंग के लोग बहन बेटियों को देखते तो गर्दन झुकाते और उनके पैर छूकर आगे चले निकलते थे। मलखान ने यह ऐलान भी कर दिया था कि चंबल से के 5 जिलों में अगर कोई बहन बेटी को छेड़ता है तो वो उसे उसी दिन खुद को मलखान की गोली से मरा मान ले। मलखान ने बलात्कारी को चौराहे पर खड़ा करके गोली मारने का ऐलान किया था। बलात्कार के कई मामलों में मलखान ने ऐसा किया भी। इसके बाद इस इलाके में रेप होने बंद हो गए थे। बात है साल 1980 की। साल 1980 तक मलखान पर 94 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके थे, जिसमें 17 हत्याएं, 18 डकैती, 28 अपहरण और 19 हत्या के प्रयास के मामले शामिल थे। मलखान पर यह आरोप भी लगे कि उसने मुठभेड़ के दौरान दर्जनों पुलिस वालों की हत्याएं भी की थी। बदनामी के डर से पुलिस ने यह बात सामने नहीं आने दी। 1982 में मलखान की गैंग से मिले पत्रकारों ने बताया, मलखान के पास इतने हथियार थे जितने 4-5 जिले की पुलिस के पास कुल मिलाकर भी नहीं थे। सबसे बड़ा फर्क तो यह था कि मलखान के पास आधुनिक हथियार थे और पुलिस के पास नहीं। जो भी पुलिस वाला मलखान को डाकू कहता वो उसे गोली मार देता। दरअसल मलखान को डाकू कहा जाना पसंद नहीं था, वो खुद को बागी कहलवाना पसंद करता था। मलखान का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था। वह लगातार हत्याएं करने लगा था। दर्जनों जिलों में व्यापारी, रसूखदार लोग उससे खौफ खाने लगे थे। लोगों
जिस लोगों दिन के वक्त भी घर से निकलने में कतराने लगे थे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। केंद्र सरकार के साथ एमपी, यूपी और राजस्थान की सरकार ने एसटीएफ टीमों का गठन किया और मलखान को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जंगल में उतार दिया। टीमें महीने तक भीड़ में भटकती रहीं, कईयों मुठभेड़ हुई, बार बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती। मलखान उनके हत्थे कभी नहीं चढ़ा। दरअसल मलखान हर रात अपना अड्डा बदल देता था। 6 लाख एकड़ में फैले बीहड़ के चप्पे चप्पे पर उसके लोग तैनात रहते थे, जो पुलिस के एक एक मूवमेंट की जानकारी रखते थे। एसटीएफ की नाकामी के बाद सरकार ने उस पर 70,000 का इनाम रख दिया, जो आज के करीब 6 लाख रुपए के बराबर है। मलखान के एक हमले के बाद ही कैलाश पंडित गांव छोड़कर भाग गया था। मलखान की गैंग उसे धूल निकाला और उसकी हत्या कर दी। मलखान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया, लेकिन जिस जमीन पर वह ये सब विवाद हुआ था उसका मामला अभी नहीं सुलझा था। मलखान किसी भी हालत में उस 100 बीघा जमीन को पुरोहित परिवार के कब्जे से मुक्त कराना चाहता था। पुलिस के बड़े आला अफसरों को इस बात की जानकारी लग चुकी थी। मलखान पर रिपोर्ट तैयार कर रहे 3 पत्रकारों ने मलखान के दिल की ये बात सरकार तक पहुंचाई। उस समय एमपी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। पत्रकार कल्याण बनर्जी और 2 अन्य पत्रकारों के जरिए सरकार और मलखान के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उसी समय भिंड में एक एसपी विजय रमन की एंट्री होती है। विजय डकैतों के लिए खौफ बनते जा रहे थे। उन्हें कुछ ही दिनों में दर्जनों छोटे बड़े डकैतों का एनकाउंटर कर दिया था। इसके चलते मलखान के अंदर भी थोड़ा खौफ पैदा हो गया था। मलखान पत्रकारों के जरिए मंदिर की 100 बीघा जमीन का मामला सुलझाने की शर्त रखता है। इधर मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह इंदिरा गांधी से बात करते हैं। इंदिरा गांधी की हरी झंडी मिलते ही अर्जुन सरकार मंदिर की ज़मीन का मामला सुलझाती है, उसे वापस मंदिर के नाम कर देती है। 15 साल बीहड़ में बिताने के बाद मलखान सिंह सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। 15 जून 1982 में मलखान सिंह और उसकी गैंग मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मौजूदगी में समर्पण करते हैं। पुलिस की वर्दी पहने मलखान माता दुर्गा की मूर्ति के सामने अपने हथियार डाल देता है। ये सरेंडर देखने के लिए मैदान में 30,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस के लिए भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया था। इसके बाद मलखान 6 साल जेल में रहे। साल 1989 में सभी मामलों से बरी करके उसे रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद भी यूपी, एमपी और राजस्थान के 5 जिलों में मलखान की धाक कायम थी। इसलिए कई राजनीतिक पार्टियों ने उनसे संपर्क साधा। मलखान भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हुआ और उसके लिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। साल 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए वो मंच का चेहरा बने। अपने भाषणों में कांग्रेस को कोसा और नरेंद्र मोदी को जिताने की अपील की। साल 2019 में भाजपा से टिकट न मिलने पर वो भाजपा से खफा हुए और पार्टी छोड़ दी। बाद में उन्होंने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का दामन थाम लिया। दोहरा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए। मलखान सिंह हमेशा कहते थे, अन्याय नहीं होने देंगे, यही मेरा मिशन है। तो आपको कैसी लगी आज की कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अभिनव टॉक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आगे भी अपने इसी कहानी सीरीज़ के एपिसोड में और भी अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।